भारत के साथ युद्ध के बादल अभी घटे भी नहीं थे कि चीन ने जापान से एक आइलैंड को लेकर के विवाद मोल लिया। और चीन यहाँ पर भी नहीं रुका, उसने और 3 देशों के साथ अभी विवाद चालू कर दिया है, जो है हांगकांग, ताइवान और वियतनाम। अगर हांगकांग को मिला के गिने तो चीन इस वक्त एक साथ दुनिया के 5 देशों के साथ विवाद मोल ले चुका है। इसका मतलब एक ही हो सकता है, या तो चीन बहुत ताकतवर बन चुका है या फिर चीन बहुत बड़ा बेवकूफ़ है। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं इंडिया टॉक्स पे। भारत के साथ युद्ध के हालात अभी ख़त्म हुए भी नहीं है कि चीन ने शिंकाकू नाम के आइलैंड्स को लेकर के जापान के साथ विवाद मोल लिया है। इस आइलैंड को जापानीज शिंकाकू कहते हैं, वही जो चाइनीज़ है उसे डाइयू के नाम से बुलाते हैं। चीन दुनिया भर के 14 देशों के साथ अपने बॉर्डर शेयर करता है और लगभग इनमें से हर देश के साथ चीन का बॉर्डर विवाद चल ही रहा है। अगर हम इन शिंकाकू आइलैंड्स के विवाद को शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो ये आइलैंड जो है ये टोक्यो से 1900 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये ऐसे चेन ऑफ आइलैंड्स है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता है, पर चीन और जापान दोनों इसके ऊपर अपना दावा ठोकते हैं। कानूनी तौर पे देखा जाए तो ये आइलैंड्स जापान के हैं, क्योंकि 1895 में ही जापान ने ये जो आइलैंड्स है इन्हें एक जापानीज सॉवरेन टेरिटरी मान लिया था। और जापान के फॉरेन मिनिस्ट्री का ये मानना है कि एक समय तक इस आइलैंड में 200 इनहैबिटेंट्स हो गए थे, यानी 200 जापानीज़ यहाँ रहा करते थे जो फ़िश और फेदर्स कलेक्ट किया करते थे। हालांकि बाद में 1932 में जापान ने ये जो आइलैंड्स है उसे इनके ओरिजिनल सेटलर्स के डिसेंडेंट्स को बेच दिया था, पर बाद में 1940 में जब यहाँ के जो फैक्ट्रीज थे वो चलना बंद हो गए तो उसके बाद इस आइलैंड को छोड़ दिया गया था, जिसके बाद से ये आइलैंड ऐसे ही खाली पड़ा हुआ है। अब जापान ने जब वर्ल्ड वॉर 2 में सरेंडर कर दिया था 1945 में, उसके बाद से ये इशू थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि उसके बाद जो यूएस फोर्सेस थी जिन्होंने जापान का कंट्रोल ले लिया था, एक तरह से उन्होंने इस आइलैंड के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। और जब अमेरिका जापानीज़ को छोड़ करके चले गए तब उन्होंने ये जो आइलैंड था उसका भी कंट्रोल छोड़ करके जापान को दे दिया। अब ये जो आइलैंड्स हैं ये ताइवान से बहुत पास है, इसलिए ताइवान इन आइलैंड्स को अपना हिस्सा मानता है। और जो बीजिंग है या जो चाइना है वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। तो चाइना ऐसा मानता है कि ये आइलैंड्स भी उनके हिस्से में आते हैं। पर ये बात सरासर बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब ताइवानी खुद को चीन का हिस्सा नहीं मानता है, ताइवान खुद को एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री मानता है, अपने खुद के लॉज चलाता है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है खुद को, तब जो बीजिंग है वो इन आइलैंड्स के ऊपर अपना दावा कैसे कर सकता है। अभी कुछ ही दिनों पहले जब जापान ने इन आइलैंड्स का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसे बदलने की कोशिश की, तो इसके बाद से ही चीन को ये डर सताने लगा कि ये आइलैंड्स उनके हाथ से चला जाएगा। तो इस आइलैंड के ऊपर अपने दावे को बरकरार रखने के लिए चाइना ने अपने कुछ सबमरीन्स इस आइलैंड के पास भेजे। और जब जापानीज़ फोर्सेस को ये सबमरीन दिखे तो जापान के जो नेवी शिप्स थे उन्होंने इस सबमरीन को डरा के भगा दिया। अब चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि क्योंकि ये चाइना का हिस्सा है इसलिए लीगली चाइना यहाँ पेट्रोलिंग कर सकता है, और क्योंकि जापान ने उसे रोका है तो ये फर्दर बहुत ख़राब कंसिक्वेंसेस को अंजाम देगा। और ऐसा चाइना ने कहा है कि अब अगर जापान कुछ भी करता है या चीन कुछ भी करता है तो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर कुछ कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा दोनों देशों ने कहा है। ये तो रही जापान की बात, पर चीन यहीं पर नहीं रुका है। चीन और 3 देशों के साथ अपनी मनमानी कर रहा है। इनमें से पहला है ताइवान। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन चीन मानता है कि पूरा का पूरा ताइवान उसका है और वो ताइवान को हड़पना चाहता है। पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई सारे चाइनीज़ फाइटर जेट्स हैं जिन्होंने ताइवान के एयर स्पेस को वायलेट किया है। चाइना के सुखोई 30 और J-10 जैसे विमानों ने कई बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की कोशिश की है, जब ताइवान ने उन्हें वहां से भगा दिया है। इसे एक कदम आगे बढ़ें तो चीन का वियतनाम और हांगकांग को लेकर के जो विवाद है इसके बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। इसके ऊपर तो अमेरिका से लेकर के दुनिया के कई देशों ने भी अब आवाज़ उठाना शुरू कर दिया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो चीन की नीति यही है कि उसके आसपास के जितने भी देश हैं उन सब के ऊपर वो अपना दावा ठोकता है, और चीन का बस चले तो भारत, ताइवान, वियतनाम, जापान, उन सब को चीन अपना हिस्सा बता दे और सब के ऊपर लाल झंडे लगा दे। अब यहाँ जो सवाल उठना चाहिए वो ये है कि चीन को ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि चीन ने एक साथ इतने सारे विवादों को ताज़ा कर दिया। इसकी वजह समझने की कोशिश करते हैं। हम सबको पता है कि जो कोरोना वायरस है वो एक तरह का चाइनीज़ वायरस है जो चाइना के वुहान में पैदा हुआ, चीन ने ही पैदा किया और पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया के इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए। आप सब जानते ही होंगे कि दुनिया के ऐसे कई सारे देश हैं जिन्होंने बिल भेज दिए चीन के पास कि हमारा ये नुकसान हुआ है कोरोना वायरस से, इसे आपको भरना पड़ेगा। और हमारी ये LAC का विवाद शुरू होने से पहले आपको याद होगा कि न्यूज़ चैनल्स ने आपको बताया होगा
कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोपियन यूनियन के देश, अमेरिका, ये सारे मिल करके चीन के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने जा रहे हैं, जिस प्रस्ताव में ये डिसाइड किया जाएगा कि चीन के इस कदम के वजह से या कोरोना वायरस के इस कॉन्स्पिरेसी के वजह से दुनिया को कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, चीन के इस वायरस के वजह से दुनिया के कितने लोग मरे हैं, देशों की इकोनॉमी को कितना नुकसान हुआ है, और उस हिसाब से चीन के ऊपर इकोनॉमिक एक्शन लिया जाएगा, चीन के ऊपर सैंक्शंस लगाए जाएंगे। यानी चीन एक तरह से पूरी दुनिया से घिरने वाला था और पूरी दुनिया घेर करके चीन को मारने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ चीन के इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हैं। चीन में जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका सबसे जो प्रबल नारा रहा है वो है एम्प्लॉयमेंट को लेकर के और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर के। यानी वो जो सत्ता में आए हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट की बात करके आए हैं। और पिछले कुछ सालों में चीन का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत कम हो रहा है और चीन में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा बहुत बढ़ा है। खास करके जो कोरोना वायरस का केस था, कोरोना वायरस के बाद से ही जो चीन की इकोनॉमी है वो दशकों में पहली बार है कि नेगेटिव में जाने वाले है, यानी श्रिंक करने वाली है, जिसके वजह से चीन में अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा बाकी दुनिया की तरह ही बढ़ने वाला है। और वहीं चीन के अंदर से ही कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर के पहले से ही कुछ विरोध हो रहा था। चीन के जो हांगकांग के खिलाफ रवैये और वियतनाम के खिलाफ रवैये को देख करके चीन के अंदर से ही चीन के खिलाफ विरोध उठ रहा है। उसके ऊपर से अगर अनएम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाएगा तो चीन के जो सरकार है उन्हें ये डाउट है कि एक बार फिर से जो चाइना की जनता है वो विद्रोह कर देगी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। और क्योंकि पूरी दुनिया भी इस वक्त चीन के खिलाफ है तो हो सकता है कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी को एक साथ मिल करके चाइना से हटा दिया जाए। और ज़्यादातर दुनिया में ऐसा ही होता है कि जितने भी हमें इंटरनेशनल रिएक्शंस दिखने को मिलते हैं उन सब का कारण इंटरनल पॉलिटिक्स में छुपा होता है। यानी भारत के साथ लड़ाई करना, वियतनाम, ताइवान, जापान के साथ लड़ाई करना, इन सब का कारण एक्सटर्नल नहीं बल्कि उस देश का इंटरनल पॉलिटिक्स ही हो सकता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एक देश को जो चलाती है वो एक सरकार तो होती ही है, लेकिन एक्चुअली में वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है और पॉलिटिकल पार्टी बदलते रहते हैं। हालांकि चीन में जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कभी नहीं बदलती है, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही रहती है, लेकिन उसके अंदर भी जो प्रेसिडेंट होता है वो बदलता रहता है। और अगर उसके खिलाफ विरोध शुरू हो जाता है तो हो सकता है उसे हटा के नए प्रेसिडेंट को भी ला दिया जाए, या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ ही पूरा विरोध शुरू हो जाए जिससे देश उन्हें हटा करके कोई दूसरी पार्टी को ले आए। इसीलिए हर देश के जो राष्ट्रपति होते हैं या जो प्रधानमंत्री होते हैं वो अपनी सत्ता को, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को बचाने के लिए इंटरनेशनली कोई एक्शन लेते हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जिससे कि उनकी जो सत्ता है वो बची रहे। यही सेम केस लागू होता है नेपाल के ऊपर। नेपाल की जो केपी ओली की सरकार है उसके खिलाफ भी बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है काठमांडू में, और इसी विरोध से ध्यान हटाने के लिए लोगों का एक झूठा नेशनलिज्म फैला रही है भारत के खिलाफ एक्शन कर करके। तो इन सारे एक्सप्लेनेशंस के बाद आप सबको ऐसा लग सकता है कि चीन का इस तरह से रिएक्ट करना एक तरह से जायज़ है, क्योंकि चीन को अपनी साख बचानी है, अपनी गिरती हुई इकोनॉमी से लोगों का ध्यान हटाना है। इसीलिए वो भारत के साथ, वियतनाम के साथ, जापान के साथ, अमेरिका के साथ विवाद कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो पूरी दुनिया उसके खिलाफ अध्यादेश लाने जा रही है उसके खिलाफ भी उसे दुनिया का ध्यान या तो भटका देना है या कोई ऐसा छोटा मोटा युद्ध छेड़ देना है जिससे ध्यान यहाँ से हट जाए, ये सब ना हो और छोटे मोटे युद्ध में हो करके बात उलझा रह जाए। लेकिन चीन ने इस बार गलत देश से पंगा ले लिया है। चीन को लगा कि जैसे वो वियतनाम, ताइवान के साथ करता है वैसे ही भारत के साथ भी करेगा और थोड़ा मोड़ा अपने आदमियों का ध्यान भटका करके वापस अपने एरिया में चला जाएगा। लेकिन भारत, उसे पता नहीं था कि भारत बदल चुका है। भारत का जो रवैया है वो इतना आक्रामक हो चुका है अपने सिक्योरिटी को लेकर के, अपने ज़मीन को लेकर के, कि चाइना भी सदमे में रह गया भारत के रिएक्शन को देखते हुए। और चीन शायद ये सोचने में नाकाम रह गया कि भारत अब वो भारत नहीं है जो 1962 में उसने देखा था, जिसे उसने हराया था। भारत अब ऐसा भारत बन चुका है जिसका वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे थोड़ा बहुत कंट्रोल आना शुरू हो चुका है। अगर भारत चाहे तो वियतनाम, ताइवान, हांगकांग, जापान, इन सब के साथ मिल करके एक संगठन बनाते हुए चीन को घेर सकता है, यानी चीन को मल्टी फ्रंट के वॉर में फंसा सकता है और चीन को बर्बाद कर सकता है। चीन ने इन देशों की ताकत को अंडर एस्टिमेट कर लिया। चीन भूल गया कि भारत, जापान और साथ ही साथ इन सब के पीछे अमेरिका, ये अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो चीन का वर्चस्व बढ़ रहा है इसे रोका जाए। और चीन का एक भी गलत कदम इन देशों को मौका दे देगा कि चीन के खिलाफ चारों तरफ से युद्ध छेड़ने का। और जो हाल दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर का हुआ था, मुझे लगता है वैसा ही हाल इस बार चीन के कम्युनिस्ट सरकार का हो सकता है, अगर चीन की कम्युनिस्ट सरकार अभी भी नहीं सुधरी और अपनी जितने भी एक्शन है उन सबको वापस उसने नहीं लिया तो।
और मुझे लगता है कि ये जो छोटे छोटे देश हैं इन सब ने चीन की दादागिरी बहुत लंबे समय से सह ली है। अब समय आ चुका है कि ये सारे देश भारत के साथ आ जाएं, भारत के साथ मिल करके ये चीन को ऐसा सबक सिखाए कि इसके बाद, आज के बाद चीन किसी भी देश के ऊपर इलीगल कब्जा करने की कोशिश करे ही ना। वैसे आप सबको क्या लगता है मेरी इस राय के बारे में, नीचे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको इंडियन आर्मी से जुड़े हुए हुडीज़ और टी शर्ट्स पहनने का शौक़ है तो हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान पे आप बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के स्वेट शर्ट्स, टी शर्ट, फुल स्लीव, हाफ स्लीव ये सारे खरीद सकते हैं, वो भी एक बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। अगर आप चाहते हैं तो आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसे आप क्लिक करके सीधे बलिदान पे जा सकते हैं, या फिर आप अपने सर्च टैब पे balidanarmy.com भी सर्च कर सकते हैं, जहां जाके आप हमारे डिज़ाइंस देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और इंडिया के सबसे बेहतरीन डिफेंस चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।